नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्निति एकेडमी की इस रिवीजन पीवाईक्यू सीरीज में। सबसे पहले तो सेट 1 पर आप लोगों का रिस्पांस और प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। आज हम सेट नंबर 2 करने वाले हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। अगर आज आपकी यह पहली क्लास है तो क्लास ख़त्म होने के बाद सेट 1 को ज़रूर देख लेना। और ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सीरीज़ की हर क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हो सकता है कभी कभी आपको क्लास थोड़ा लंबी या बोरिंग लगे, तो बेझिझक इसे 2x की स्पीड पर देखो, लेकिन पूरा देखो। क्योंकि जब तक आप आखिरी सवाल तक नहीं पहुंचेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा इस सीरीज की असली वैल्यू क्या है। तो आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हल करने वाले हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का वो वाला सवाल जिसमें टैक्सी बस स्टैंड से समान अंतराल पर खुलती है। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को शॉर्ट एंड सिंपल तरीका से कैसे बनाएं। साथ ही बहुलक का वो सवाल जिसमें बच्चे अक्सर फॉर्मूला के चक्कर में परेशान रहते हैं, हम उसे 2 सेकंड में हल करना सिखाएंगे। 2 सेकंड का मतलब 2 सेकंड, तीसरा सेकंड नहीं। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो इस बार भी आपका सीट कोई और ले जाएगा। मैं हर क्लास में इतना नहीं बोलने वाला हूँ। तो चलिए सीधे पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 43,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। जो भी स्टूडेंट पहला क्लास देखा होगा उसे अच्छी तरीके से पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है। CI और SI दोनों का अंतर 2 वर्ष के लिए कितना होता है, P इंटू R/100 का पावर 2। अब कुछ करना ही नहीं है। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 47,100 गुना दर कितना दिया हुआ है, 9/100 का स्क्वायर कर दो। अब सिर्फ कैलकुलेशन है। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81/10,000। डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल। इसे गुना करने का दो तरीका है। सबसे पहले तो देख रहे हैं कि नीचे 100 है, तो या ऑप्शन में भी मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो सब में देख रहे हैं 2 अंक है। और एक क्या करते हैं कि इकाई अंक देखते हैं, तो इकाई अंक तो यहाँ सबका सेम है, तो इकाई अंक से तो काम बनने वाला नहीं है। तो ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजिटल सम यूज करेंगे। जैसे कि 7×4 = 11 और 1 12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 9, 12 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। और इधर 8 और 1 9। तो 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 27। 27 को हम कितना लिखेंगे, 7 और 2 9। तो डिजिटल सम कितना आया, 9। अब देखते हैं डिजिटल सम किस में 9 है। तो 3 और 9 तो ख़त्म हो गया, 3 2 5 और 2 7। ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। दूसरा में क्या है, 8 और 1 9 और 7 और 2 9, लेकिन ये 3 बच रहा है, ये भी ख़त्म, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, 5 8 और 1 9, और 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर गुना करना है तो गुना कर लो, जो सही लगे। और अगर रहता 2 गो डिजिटल सम मिल जाता तो फिर गुना कर लेते, उसमें क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। लेकिन एग्जाम में ज़्यादा प्रयास करो कि जितना जल्दी हमारा आंसर आ जाए और टिक करके अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु, जैसे शंकु बोला तो शंकु बना लो। शंकु बना लिए। अब क्या कह रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना रहता है, होता है शंकु का, πRL बराबर दिया हुआ कितना है, 6500 पाए, 6500 पाए। अब पाए पाए खत्म। आर का वैल्यू दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। तथा इसके आधार का व्यास कितना है, 100 है। तो अगर आधार का व्यास 100 है, त्रिज्या कितना होगा, 50। 50 × L बराबर 6500। अब 0 0 खत्म,
5 से काट देते हैं तो कितना आएगा, एक बार में 5 5 दिया 15 जीरो। एल का वैल्यू कितना निकला 130। अब हम क्या देख रहे हैं कि एल का मान निकल गया, पूछ क्या रहा है, शंकु की ऊंचाई, एच का मान पूछ रहा है। तो एक तो फॉर्मूला होता है क्या कि एच बराबर पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर। ये होता कैसे है, जैसे यहाँ से एक लंब खींच दिए और ये हमारा त्रिज्या है और ये ऊंचाई है और ये होता है क्या, एल होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है कितना 130 और ये कितना है त्रिज्या 50 है। अब हम देख रहे हैं क्या कि 5 13 है, कर्ण एक तरह से 13 दिख रहा है तो हाँ ट्रिपलेट याद है क्या, ट्रिपलेट एक बन रहा है 5 12 13, तो इधर कितना होगा 12। सब में देख रहे हैं कि 5 12 13 है, लेकिन इसमें दोनों में एक एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो इसमें भी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। और इससे नहीं बनाना है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि पुरुष है, पुरुष को हम मैन ना लिख करके डायरेक्ट पी लिख लेते हैं। पुरुष पी हो गया, महिला एम हो गया, बच्चा बी हो गया। अब शामिल हैं उनमें से 20% पुरुष है, 20% पुरुष से लिख लिए, 50% महिलाएं हैं लिख लिए, और बाकी बच्चे हैं तो 50 20 70 बच गया कितना 30% बच्चे हो गए। अब क्या करें, उनका औसत दिया हुआ है क्रम से 45 60 और 20। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो फिर देख रहे हैं क्या कि 0 और परसेंट खत्म, तो अनुपात कितना निकला 2:5:3। अब इसका बच्चे का औसत कितना दे रहा है, सॉरी पुरुष का औसत अब कितना दे रहा है 45, महिला का औसत कितना है 60 और बच्चे का औसत कितना है 20 है। तो पूछ रहा है क्या, समूह का औसत कितना होगा, तो समूह यानी सभी का औसत पूछ रहा है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब कुछ करना नहीं है। अब 45 गुना 2 कितना हुआ 90, प्लस 60 गुना 5 कितना हुआ 6 5 30 300, प्लस 20 दिया 60, और भागा किससे देना है, सभी के औसत के लिए सभी के संख्या से, तो 5 3 8 और 2 10 से भागा दे देते हैं। तो आएगा कितना 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, तो 9 6 15 और 30 45, यानी सभी व्यक्तियों के औसत कितना निकला 45, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कमलेश ने 10,000 रुपये में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे और प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 और प्रत्येक सूट की कीमत 1000 है। तो साड़ियों और सूट की कीमत की संख्या 8 है, तो सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन को प्रयास करो एग्जाम में ऑप्शन से बना लें, ऑप्शन से इस तरह का क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। जैसे अब जैसे ऑप्शन नंबर ए यूज कर रहे हैं, 5 साड़ियाँ हैं तो साड़ियों की कीमत कितना है, साड़ियों की कीमत है 1500, तो 15 पचे 75 और 3000, तो 75 3000 10,000 हुआ नहीं। अब दूसरा नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, तो 15 चौका 60 60 6000 और फिर 4000, 4 गुना 1000 4000, तो कितना आ रहा है 6 4 10,000, आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन से नहीं बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्या है सूट है और साड़ी है, दोनों मिला करके कितना है 8 है, तो सूट मान लेते हैं x है तो साड़ी कितना होगा 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं, सूट की कीमत कितना है, प्रत्येक सूट 1000 में मिल रहा है, तो x गुना 1000 और प्लस साड़ी का की संख्या कितना है 8 माइनस एक्स, और प्रत्येक साड़ी कितना में मिल रहा है 1500 में, तो 1500 से गुना कर देते हैं, तो टोटल धनराशि हमारे पास कितना में खरीदे थे 10,000। अब इसको सॉल्व कर लो, या तो ऑप्शन या फिर ये इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में किसी ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में मतलब ध्यान देना है कि किसकी दोगुनी हो रही है। कभी कभी वो कहती है ब्याज इतनी हो जा रही है, मिश्र धन इतनी हो जा रही है, और कभी अब यहाँ क्या बोल रहा है कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अब कोई धनराशि दोगुना हो रहा है, यानी मान लेते हैं कि कोई धनराशि कितना है, 1 है, वह स्वयं का दोगुना हो रहा है, दोगुना कर दिए। अब पूछ क्या रहा है कि दर कितना होगा। तो एक धनराशि है, स्वयं का दोगुना हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है। 1 रुपया था, 2 रुपया हो गया, तो बढ़ा कितना, 1 रुपया। तो ये जो बढ़ा है वो क्या है, ब्याज है। अब मूलधन तो वही रहेगा ना, मूलधन थोड़ी ना मतलब चेंज होगा। तो ब्याज 1 रुपया बढ़ गया, यानी SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो SI कितना होगा, साधारण ब्याज, ब्याज कितना बढ़ा है, 1 रुपया। तो 1 बराबर P कितना है, मूलधन भी 1 है ये वाला, और रेट नहीं मालूम है, लिख लिए R, और T समय कितना दिया हुआ है, 12 वर्ष, बटा 100 कर दिए। अब कितना होगा, 3 से 4 से 4×3=12, 4 से 25, तो R का वैल्यू कितना आएगा, 25/3 बराबर 8.33% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5, यानी वो उसकी आय कितना है, 5 है, और खर्च कितना कर रहा है, 2, खर्च हो गया 2, तो बचत कितना होगा, 3। इतना पहले निकाल लिए। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि वह 18,000 बचाता है तो बचत में कितना है, 18,000। तो क्या पूछ रहा है, तो उसकी आय कितनी होगी, तो आय पूछ रहा है। तो देख रहे हैं कि बचत हमारा ये अनुपात में कितना है, 3 है, और रुपया में 18,000 है। तो 3×1 = 3 नोट, 3×6 = 18, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 6,000। तो फिर 5 का वैल्यू कितना, 6×5 = 30, 30,000। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि 3.5:17.4 समानुपात 14:x है तो x का मान ज्ञात करें। तो ये तो कल भी बनाए थे। जैसे इसमें क्या है, 3.5/17.4 बराबर 14/x। अब इसमें पॉइंट ख़त्म कर दिए, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। अब 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या होगा, 5 × x बराबर 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 के 4 बचा कितना, 1, 2 और 1 3। अब 5 से भागा दे देते हैं, कितना आएगा, 5×6 = 30, 5×9 = 45, और फिर 8 में से 5 घटेगा तो 3, और 0 उतारेंगे तो कितना होगा, 5×6 = 30, तो 69.6। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 110 है। तो लिख लेते हैं 25 का समांतर माध्य यानी औसत कितना दिया हुआ है, 110। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.1/2 की वृद्धि की जाए, यानी कि प्रत्येक में कितना वृद्धि कर रहे हैं, 12.1/2 यानी कि 12.5, और अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर रहे हैं। तो अन्य 10 संख्या में 15 की वृद्धि कर रहे हैं, तथा शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। शेष 5 जो है उसमें परिवर्तन कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो समांतर माध्य क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें कितना वृद्धि हुआ है, 12.5 वृद्धि हुआ है 10 संख्या में, तो कितना वृद्धि हो जाएगा, 125। और इसमें 15 वृद्धि हुआ है तो कितना होगा, 150, यानी वृद्धि टोटल कितना हुआ, यही वृद्धि हुआ है, यानी 275 वृद्धि हुआ है। अब जो वृद्धि हुआ है, अब शेष 5 पर तो कोई चेंज ही नहीं किया था, तो अब जो वृद्धि होगा तो औसत में क्या होता है, सभी पे बढ़ जाता है। तो अब बांट दो सभी पे, टोटल संख्या कितना है, 25, 25 से भागा दे दो, एक बार में 25, फिर एक बार में 25,
11 बढ़ जाएगा, तो 110 था, 11 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 121। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपया में और दूसरा पेन 722 रुपया में खरीदा। तो 630 रुपया में खरीदा पहला पेन, पेन 1, और पेन 2 खरीदा कितना में, 722 में। वह पहला पेन को 70% पर लाभ पर बेचता है, लेकिन 9% की छूट देता है। अब देखो, 70 पर बोल क्या रहा है कि 70% लाभ पर बेचता है लेकिन 9% की छूट देता है। यानी ये वही हो गया कि 70% तो बढ़ाया है लेकिन 9% छूट दे दिया है। तो एक तरह से मार्केट प्राइस जैसा हो गया। तो यानी बेचा कितना में होगा, तो 630 गुना 170 बढ़ा के, 70% बढ़ाएंगे तो 170/100, इतना तो बढ़ा दिया था लेकिन 9% छूट, यानी 91/100। तो कितना होगा? अब इतना अभी रहने देते हैं। गुना हमेशा मतलब मत करो, बड़ा जो जितना भी बड़ा बड़ा संख्या आता है उसको गुना मत करो। गुना करोगे एग्जाम में तो फिर दिक्कत होगा। अब जो है अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा। तो दूसरा पेन कितना में बेचा, 71% लाभ पे, यानी 171/100। अब इस लेन देन में उसे कुल लाभ कितना होगा? अब सिंपल समझो कि यहाँ 70% का लाभ, एक तरह से मतलब 70% का लाभ तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 9% छूट दे रहा है, और यहाँ 71% का लाभ, लेकिन इतना समझ में आ गया कि उसको लाभ ही होगा ये दोनों पर बेचने पर। दोनों के विक्रय मूल्य यानी दोनों के क्रय मूल्य से तो बड़ा ही होगा। तो हम इसमें ये अब देख रहे हैं क्या कि दोनों में हर समान है, तो ऊपर में जो भी गुना करेंगे तो सिंपल तरीका का सिंपल सिर्फ जोड़ हो जाएगा। और अगर हम इसमें से ये दोनों क्रय मूल्य को घटा दें तो इकाई अंक में जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इकाई अंक हम देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग है, सिर्फ 9 है 2 गो में। तो देख लेते हैं क्या 9 है क्या, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, इकाई अंक पहले गुना कर लेते हैं, 2 गुना 1 2, और फिर 1 गुना 7 7, और 7 गुना 3 21। तो इधर कितना आया 1, इसका इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक कितना है 2 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 3। अब हम देख रहे हैं क्या कि ये दोनों का इकाई अंक कितना है 3 है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो है नीचे 100 है, तो पॉइंट के बाद कोई संख्या होगा उसके बाद इकाई अंक 3 होगा, इसको जब जोड़ेंगे, और इसके पहले कोई संख्या होगा। अब इसमें से हम ये दोनों को घटाएंगे तो यानी 2 और 0, यानी मतलब इस तरह से घट रहा है, इसका इकाई अंक 2 है, अब पॉइंट के बाद तो इसका 0 0 रहेगा, तो इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो इकाई अंक में कितना आया 3। ऑप्शन नंबर बी। समझ आया तो ठीक है, नहीं तो फिर गुना करके लिखो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ए बी जो है सी डी के समानांतर है। तो पहले कर लेते हैं, ए बी एक ले लिए रेखा, और सी डी दोनों समानांतर कर दिए। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को काटती है। तो पी और क्यू काटती है कितना पे, ए बी को काटती है ई पर, और सी डी को काटती है एफ पर, लिख दिए। अब क्या कर रहा है, जहाँ जो है पी ई बी कितना दिया हुआ है 56 डिग्री। जी जो है ए बी और सी डी के बीच, यानी ए बी और सी डी के बीच कोई बिंदु है, और इस प्रकार है कि बी ई जी, तो बी ई जी, और ये दोनों के बीच में है, तो मतलब इधर लेना ज़्यादा आसान है, तो इधर जी ले लेते हैं। तो बी ई जी 32 डिग्री है, और जी एफ ई, जी जो है जी एफ और ई 47 डिग्री है। तो पूछ क्या रहा है, ई जी एफ, ई जी एफ, यानी ये वाला मान पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो अब साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा कितना होता है 180 डिग्री। तो
ये दोनों तो दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया है, तो 180 में अगर ये दोनों को घटा दे तो ये वाला मान निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 180 में 6 2 8 और 5 3 8 घटा दिए तो कितना बचा 2, 17 में से 8 घटा तो 9, 92 डिग्री। अगर ये 92 डिग्री है, ये 47 है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, और 180 में फिर ये दोनों को घटा दिए तो फिर वही हमारा आंसर होगा। तो 180 में 7 और 2 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 9 घटा 1, इकाई अंक 1 होना चाहिए। इकाई किस में देख रहे हैं, बस। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 है, ठीक है। मार्केट प्राइस लिख लिए 7,725, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अब जैसे बोला ना 25% अधिक, एक तरह से देखेंगे कि आंसर किस में है। आंसर भी देख रहे हैं परसेंटेज में, इसको गोली मारो, इसका कोई काम नहीं है। अब जो है सीपी कर लिए कितना, तो क्रय मूल्य मान लिए कि कितना है 100 है। अब बोल क्या रहा है क्रय मूल्य से 25% अधिक है क्या अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 125 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य पर 4% छूट दे रहे हैं ना, तो अंकित मूल्य 125 है, इस पर 4% छूट दे रहे हैं, यानी 96% में बेच रहे हैं। तो कितना होगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से 24 चौक 96 और 24 पंचे 120। अब देख रहे हैं क्या कि 120 में बिका, तो बोल रहा है क्या लाभ प्रतिशत कितना होगा, 100 में हम खरीदे 120 में बेच रहे हैं, कितना 20% का फायदा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है 26 40 22 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपात में होती है। जो भी कल का क्लास किया होगा उससे ये क्वेश्चन बन गया होगा, और नहीं बना है तो फिर या फिर जो नया स्टूडेंट जुड़ा है उसके लिए 26 40 22 और 34, इसको क्या करेंगे, पहले दोनों का अंतर कितना है, पहले दोनों का अंतर है -14, फिर ये दोनों का अंतर कितना है -12, माइनस माइनस खत्म हो गया, और अनुपात निकाल लो इसका 7 और 6, 7:6 निकल गया। अब क्या करेंगे कि ये दोनों का अंतर, सबसे पहले 7 में से 6 घटा कितना होगा 1, एक अनुपात का वैल्यू देख रहे हैं कितना, जैसे क्या करते हैं क्रॉस गुना करते हैं, 26 गुना 6, तो 6 छक 36 का 6 बचा कितना 3, और 6 दूनी 12 3 15, और माइनस 22 गुना 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 बचा कितना 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 1 का वैल्यू कितना आया 156 में से 154 घटा तो फिर 2। तो यही वो संख्या है जिसको जोड़ने पर क्या होगा कि सभी का मान जो है समानुपात में हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4x अनुपात y समानुपात y अनुपात इतना का मान निकालना है, जिसमें y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे x का वैल्यू रख देंगे 4 गुना 2 बटा y बराबर y बटा कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 -6, अब y गुना y कितना हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 14 में से 6 घटा तो कितना होगा 8, गलती हो गया क्या, अब क्या करेंगे y गुना y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 14 में से 6 घटा तो 8, और गुना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो y का मान यहाँ से कितना निकल गया 8, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अतुल का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह है, तो 10,000 रुपया प्रति माह है, पर मंथ है। अब क्या करे वह 6,000 रुपये किराया पर खर्च करता है, 6,000 किराए पर खर्च कर दिया, और 2,500 रुपया बिलों पर खर्च कर देता है, 2,500 बिलों पर खर्च कर देता है। एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, वहाँ तुरंत हो जाएगा। यदि वह अपने जन्मदिन के महीने में पूरी बचत खर्च कर देता है तो एक साल में उसकी कुल बचत कितनी होगी। अगर हम देखें तो 10,000 पर मंथ इसकी सैलरी है,
और 6,000 किराए पर और 2500 बिल पर मंथ खर्च कर रहा है। तो खर्च कितना हो रहा है? 8500। 10,000 में 8500 घट जाएगा, तो यानी 1500 जो है क्या है कि हर मंथ ये बचत कर रहा है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जन्मदिन के कारण जो है उस महीने में पूरा खर्चा हो गया, उस महीने का बचत, तो साल भर का कुल बचत कितना होगा? तो ये जो है जन्मदिन, जन्मदिन तो किसी भी व्यक्ति एक ही दिन आता है किस, और जब भी आएगा वो एक मंथ में आएगा, तो एक मंथ का सैलरी चला गया, तो बचा हमारे पास कितना मंथ है? 11 मंथ। 11 मंथ का बचत कितना निकलेगा? 11 गुना 1500 कर देते हैं, तो 165 00 16,500। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 144 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ये बना लो। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात कितना होगा? तो ये क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है इसमें वृत्त का। अरे यार, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है क्या वृत्त का? ये हमारा वृत्त है और अगर कोई जीवा ए बी है और वृत्त का केंद्र ओ है, तो इस जीवा से या फिर किसी भी जीवा से, तो इस जीवा से केंद्र पर बनाया गया कोण इसी जीवा से वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण का कितना होगा? 2 गुना होगा। यानी कि ये जो है परिधि थीटा है, तो फिर यहाँ कितना होगा? 2 थीटा होगा। तो इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं, अगर ये याद है तो ठीक है, अगर न्यू स्टूडेंट है तो इसको याद कर लो। प्रॉब्लम क्या होता है कि न्यू स्टूडेंट में कि वो सोचता है कि जब हम क्लास करेंगे वृत्त का तब हम देख लेंगे, तब बन जाएगा। नहीं, जब जैसे जैसे पढ़ते जाओ, अगर कोई नया छोटा फॉर्मूला बन मिल रहा है या छोटा ट्रिक मिल रहा है जो मतलब लगे कि हाँ ये सही है, इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है, तो बिना देर किए हुए मतलब उसको याद कर लो। जब जब पढ़ोगे वहाँ अच्छा से समझ में आएगा। और सिर्फ याद ही मत कर लो, इस पर क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करो। अब जैसे यहाँ पे कितना बोल रहा है, किससे अनुपात पूछ रहा है? केंद्र पर बनाए गए कोण, केंद्र पर बनाए गए कोण कितना है? 2 थीटा है। और वृत्त की परिधि पर बनाया हुआ कोण कितना है? थीटा है। तो दोनों का अनुपात कितना है? 2:1। बस सिर्फ याद रखना है कि वृत्त के किसी भी जीवा से वृत्त के केंद्र पर बनाया हुआ कोण उसी जीवा से परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। बस ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं 16। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने 1 घंटा 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। अब सोचो कि कोई व्यक्ति 37 किलोमीटर की दूरी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है? 37 किलोमीटर की दूरी है। अब 1 घंटा 5 मिनट की साइकिल चलाने के बाद वो देख रहा है कि हम कितना दूरी तय किए हैं। तो उसको क्या पता चला कि अभी जितना दूरी बचा हुआ है, मान लेते हैं कि इतना दूरी अभी यहाँ तक साइकिल चलाते हुए आया होगा, तो इतना तो मान लेते हैं डी दूरी बचा है, तो शेष दूरी की 4/3, यानी तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है, कोई दूरी क्या 37 किलोमीटर दूरी है। अब इसको देख रहा है क्या कि शेष दूरी का 4/3, यानी शेष दूरी जिससे तुलना होता है वो नीचे रहता है, तो शेष दूरी 3 है और उसका 4/3, तो 3 का 4/3 कितना होगा? 4। अब यहाँ से यहाँ तक तय किया है और यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ है, तो पूछ क्या रहा है? उसकी चाल क्या होगी? तो टोटल दूरी कितना है? 7 है। तो हम देख पा रहे हैं कि 7 किलोमीटर की दूरी, 7 को हम 37 भी लिख सकते हैं, तो 1 बराबर कितना होगा? 37/7। तो 4 बराबर कितना होगा? 37/7 गुना 4।
अब इतना दूरी तय करने में समय कितना लगा था? 1 घंटा 5 मिनट। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना तय कर रहा है? 37/7 गुना 4। इतना दूरी तय कर रहा है कितना समय में? तो 1 घंटा 5 मिनट, यानी 60 और 5 65 मिनट में। अब मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 65/60 होगा, 60 ऊपर में गुना हो जाएगा। अब इसको भागा दे दो, तो 5 से भागा दे देते हैं तो कितना आएगा? 13×5 = 65 और 12×5 = 60। अब इसको गुना कर लो। तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो शॉर्ट में हो जाए? तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब आसपास में ही है। तो हम गुना कर लेते हैं। तो 7×4 = 28 का 8 बचा कितना? 2। और 4×3 = 12, 12×2 = 14। 148 गुना 12/63 = 91। अब क्या होगा? 12 से गुना कर लेते हैं। 12 × 8 = 96 का 6 बचा कितना? 9। 12×4 = 48। 48 और 9 कितना होगा? 57 का 7 बचा कितना? 5। अब 12×5 = 17। 1776/91। अब इसमें भागा दे दो, कितना आएगा? 91 से अगर हम भागा दे इसमें, तो नहीं लग रहा है कि 91 गुना अगर 2 कर देते हैं तो 180 से ज़्यादा आ जाएगा, जो कि ये कम है। तो एक बार में लगाते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। तो आगे देखते हैं। एक बार में लगाए 91, तो फिर बचा कितना? 6। और 17 में से 9 घटा 8 और 6 उतरा, 6 866। अब कितना बार में लगाएंगे? तो देख रहे हैं कि अब यही दोनों ऑप्शन से चेक करेंगे, 4 और 9। तो अगर हम 91 में 4 गुना करते हैं तो 9×4 = 36, बहुत कम पहुंचते हैं। और अगर 9 गुना करते हैं तो 9×8 = 72, इसके आसपास पहुंचते हैं। तो 9 से गुना कर दिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। लॉन्ग कैलकुलेशन भी है तो प्रयास करो कि कुछ हद तक कैलकुलेशन कम कर पाए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। अब पहले हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसमें हम मतलब आज हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर कर देते हैं। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, जिसको हम अनुपात के विधि से बनाएंगे। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में दो तरह का त्रिभुज, एक बनेगा जिसमें 90 डिग्री तो दोनों में रहेगा। अब या तो ये जो है समकोण त्रिभुज, या तो एक 30 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 60 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 होगा। और दूसरा क्या होगा कि 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, तो ये 45 है तो ये कितना होगा? 45। यही दोनों त्रिभुज से जो है सारा हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर हो जाता है। लगभग 95% क्वेश्चन जो है यही दोनों त्रिभुज से बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें हम इसका अनुपात निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि कोई भी, जैसे 10 60 डिग्री मान लिए, ये थीटा। तो 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं ABC, और इसको भी दे देते हैं ABC, या फिर XYZ दे देते हैं XYZ। तो 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो AB हो गया, और आधार, आधार की क्या होगा? BC। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू अगर पता है तो फिर लिख दो। 10 60 डिग्री का मान कितना है? √3। तो √3 बराबर AB/BC। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि AB कितना है? √3, और BC कुछ नहीं दिख रहा है। तो मतलब अगर कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहता है? 1 रहता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि BC कितना है? 1 है। और AB कितना है? √3 है। अगर समकोण त्रिभुज के दो भुजा निकल गया है तो तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? और तीसरा भुजा है क्या? कर्ण है। तो कर्ण निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 और 1 4। रूट अंडर 4 करेंगे तो कितना आएगा? 2। और इसी तरह इसमें अगर हम करें, मान लेते हैं 10 45 डिग्री ले लिए, तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? XY बटा YZ। 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। 1 बराबर कितना होगा? XY बटा YZ।
अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं। अब वाई जेड कितना है, 1 है, और एक्स वाई कितना है, 1 है, और ये कितना निकलेगा कर्ण, फिर क्या होगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर रूट अंडर में, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2, रूट अंडर में कितना होगा, √2। अब अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज से हमको क्या पता चला कि अनुपात क्या आ रहा है, √3, 1 और 2, और दूसरा अनुपात क्या आ रहा है, 1, 1, √2। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि जैसे 30 के सामने क्या है, कोण को हमेशा याद रखेंगे, 30 के सामने क्या है, 1 है, और 60 के सामने क्या है, √3 है, और कर्ण के सामने अगर इस तरह का त्रिभुज है, यानी 30, 60, 90 वाला त्रिभुज है, तो फिर 90 के सामने कितना है, 2 है। ठीक उसी तरह इसमें 45 के सामने 1 है, 45 के सामने 1 है, 90 के सामने √2 है। बस इतना याद रखना है। लगभग 95% क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का इसी पे बन जाएगा। अब आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है एक मीनार है, कह रहा है भूमि पर कोई स्थित बिंदु है, वहां से मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, 30 डिग्री। ये हमारा मीनार हो गया, और मीनार के पास से जो बिंदु है 48 मीटर दूर स्थित है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे दिया है, 48। तो पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है यानी एच निकालना है। तो अब कुछ नहीं करना है, अभी हम पढ़े क्या, ये 90 डिग्री है, एक 30 है तो दूसरा क्या होगा, 60 होगा, और हमको निकालना क्या है, 30 के सामने वाला निकालना है। यानी कि 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने 1 होता है, और 60 के सामने √3। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू कितना है, अनुपातिक वैल्यू √3 है, और 30 वाला जो है 1 है। तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि √3 बराबर क्या है, 48 दिया हुआ है। तो हमको सिर्फ कितना निकालना है, 1 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू कितना निकाल लेंगे, 1 बराबर 48/√3। अब ऑप्शन देखेंगे नहीं दिया हुआ है, तो इसका हर परिमेयकरण कर दो। तो √3/√3 कितना होगा, √3 3 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी 1 का वैल्यू कितना निकला, 16√3। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब प्रयास करना कि आगे आने वाला जो भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का हो इसी तरीके से बनाएं। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। मान लेते हैं पाइप ए है, वह इसे कितना मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है। और दूसरा, जबकि दूसरा पाइप 20 मिनट में खाली करता है। एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। तो पाइप बी है वो क्या कर रहा है, 20 मिनट में खाली करता है। तो दोनों का काम पहले निकाल लेते हैं, कितना आएगा काम, 20 एलसीएम आएगा। 20 से 10 से भागा दे दिए 20 में, तो इसका क्षमता कितना आएगा, 2 प्लस में, और 20 से भागा दिए 20 में तो 1 माइनस में, इसका क्षमता 1 माइनस में। यानी ये 2 की क्षमता से भर रहा है और 1 की क्षमता से खाली कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा, यानी टंकी भरने में कितना काम होता है, 20 काम। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दें तो क्या होगा, ये 2 की स्पीड से भरेगा और 1 के स्पीड से ये खाली कर रहा है, यानी टंकी भरेगा किस स्पीड से, 1 के स्पीड से। कितना टाइम में भरेगा, नहीं मालूम है टाइम, x गुना कर देते हैं। तो x का वैल्यू कितना आया, 20, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, दिया हुआ है 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी अंक x 28 35 ... y है, जहां x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक है। यदि अंकों का परास और औसत क्रमशः 70 और 64 है तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले परास जो है ये होता क्या है, इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं, और परास बराबर होता है उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक।
तो उच्चतम अंक क्या दिया हुआ है y और न्यूनतम x है, तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कितना, परास दिया हुआ है 70। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, तो इतना दूर मेहनत किए तो फिर थोड़ा सा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 93 माइनस 23 70, 95 माइनस 25 70, 100 माइनस 30 70, तो ये इसमें तो सभी में 70 आ रहा है, तो यहाँ से एक्स वाई तो पता नहीं चलेगा। अब इसका यूज करते हैं, इसका यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो औसत है, तो हम ये कर सकते हैं कि कुल योग हम कैसे निकालते हैं, औसत गुना अंकों की संख्या करते हैं। तो 64 गुना कर लेते हैं, अंकों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 कर दिए। और इधर हम एक एक करके जोड़ लेते हैं, तो अगर हम इसको जोड़ने लगे तो x और y मिलेगा, तो x प्लस वाई हम साइड में रख लेते हैं, प्लस में सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा 8 5 13, 13 6 19, 19 और 8 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, 5 35, 1 36, 36 और 9 45, 3 48, 48 का 8 बचा कितना 4, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 और 6 27, 27 6 33, 33 और 8 41, 41 7 41 7 48, 48 8 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा 54 और 8 64। अब इसको माइनस कर लेते हैं गुना करके, तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, बरछक 48 का 8 बचा कितना 4, और बरछक 72 और 4 76, माइनस 648। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 8 में से 8 घटा 0, 6 में से 4 2 और फिर 1, तो x प्लस वाई का मान कितना निकला 120। अब देख लेते हैं किसका योग 120 है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो 130 हो जा रहा है, ये भी अधिक है, ऑप्शन नंबर बी। और नहीं तो फिर दो समीकरण मिल गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जब साफ साफ लिखा हुआ है एक्स वाई ज्ञात करना है और यहाँ दिख रहा है कि ए और बी का योग 120 है, तो हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करें, तो इसको सरल करने का सिंपल तरीका है, इसको तोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 3 दूनी 6 दूनी 12x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x। इसको अगर हम हल करें तो 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा तो 3x स्क्वायर, और 12x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 10x, और 9 में से 1 घटा तो कितना बचा 8, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है तो x का मान कितना होगा, और दिया हुआ है आंकड़ा। तो सबसे पहले तो इस तरह का क्वेश्चन में हम दो तरीका से हल करना बताएंगे। एक तो फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए बहुलक का फॉर्मूला, और दूसरा बात एक शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे मतलब ये हम अगर ये बहुलक जो है दिया हुआ है ये किसी वर्ग सीमा पर है, जैसे 140 कहाँ पे है, दो जगह है, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये 140 है किधर पे, ये दोनों के बीच में है ना, तो बस कुछ करना नहीं है, इसकी जस्ट पीछे वाला जो बारंबारता है वही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं ये आंकड़ा तो मतलब इसके अनुसार बैठाया हुआ है, ये अगर हम इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन जैसे हम बताना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 140 ना हो करके यहाँ 145 होता, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ रहता, मान लेते हैं 40 दिया हुआ है और यहाँ कुछ और रहता एक्स रहता, और पूछता एक्स का मान क्या होगा, तो हम देखते कि 145 किसके किसके बीच में है, तो 145 यहाँ और यहाँ है, और ये दोनों के बीच में, मतलब बाउंड्री एकदम बाउंड्री पे है ना ये 145, बस कुछ करना नहीं है, ये जो है 40, यही हमारा आंसर। अगर हम फॉर्मूला पे बैठाए तो हो सकता है गलत, क्योंकि हम ये सिर्फ हम बताना चाह रहे हैं कि जो आंकड़ा है वो उसके अनुसार दिया हुआ रहता है, इसलिए गलत हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कितना
140 है और x का मान पूछ रहा है और यहाँ सारा आंकड़ा दिया हुआ है, तो कुछ करना नहीं है, बस 140 को देखे और देखे कि ये बाउंड्री पे है, हाँ ठीक है, और इस जस्ट इसके पीछे वाला बारंबारता हमारा आंसर होगा, यानी x का मान कितना होगा, 31 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि एक विक्रेता ने 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 40% का लाभ हुआ, तो उसने 1 रुपया में कितने चॉकलेट खरीदी थी। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे, हमेशा एक एक नियम से बनाया करो, कभी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि एक एक नियम हम लोग बचपन से पढ़े हैं। जैसे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 चॉकलेट को हम लोग बेचे कितना रुपया में, 1 रुपया में, तो एक चॉकलेट को कितना में बेचेंगे, 1/5 रुपया में, और इससे हमको फ़ायदा कितना हो रहा है, 40% का फ़ायदा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 140% बराबर 1/5 रुपया, तो 100% यानी 100% में हम लोग खरीदे होंगे, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 140 नीचे आ जाएगा और 100 से गुना करना होगा, तो 0 0 5 1 25 5 2 10 और 2 से 2 7 14, यानी 100% कितना आया, 1/7 रुपया। तो हम कह सकते हैं एक चॉकलेट को हम लोग खरीद कितना में रहे हैं, 1/7 रुपया में, तो 1 रुपया में बेचेंगे कितना चॉकलेट, 7 इधर चला आएगा, 7 चॉकलेट, आंसर हमारा ए नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, तो आदमी की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे ए कोई बिंदु है और ये टैक्सी स्टैंड है और यहाँ बहुत सारा टैक्सी लगा हुआ है, यहाँ से हर टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर खुलता है। तो अगर हम ये कहें कि 28 मिनट में टैक्सी कुछ तो दूरी तय करता होगा, और यहाँ कोई बिंदु बी दे देते हैं, बी बिंदु तक तय करता होगा, और ये दूरी मान लेते हैं डी दूरी कवर कर रहा होगा 28 मिनट में। और यहाँ अगर हम एक आदमी को रख दें और ये आदमी अगर खड़ा रहे तो इसे टैक्सी कितना मिनट में मिलेगा, 28 मिनट में। लेकिन क्वेश्चन का क्या रहा है कि विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी टैक्सी से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, लेकिन ये आदमी खड़ा नहीं है, मूव कर गया है। तो जैसे ही मूव किया उसे टैक्सी कितना मिनट में मिल गया है, 10 मिनट में। तो ये जो दूरी तय किया 10 मिनट में, वह टैक्सी कितना मिनट में तय किया है, 18 मिनट में। क्योंकि अगर ये व्यक्ति जो है इधर नहीं चलता तो इससे कितना मिनट में टैक्सी मिलने वाला था, 28 मिनट में। लेकिन जैसे ही चलना शुरू किया उसको 10 मिनट में मिल गया, तो कितना देर पहले मिल गया है, 18 मिनट पहले ना। तो ये जो दूरी तय किया है टैक्सी कितना मिनट में, 18 मिनट में। सेम दूरी है तो सेम दूरी अलग अलग समय में तय कर रहा है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, D1 बराबर D2। तो हम यहाँ से कर लेते हैं क्या, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो इसका चाल कितना हो जाएगा, टैक्सी का चाल दिया हुआ है 74 और समय कितना ले रहा है, 18 मिनट ले रहा है ये दूरी तय करने में। तो हमारा 18 लिख देते हैं, और ये दूरी तो फिर वही है, समय इसका कितना हो जाएगा, व्यक्ति जो है समय ले रहा है 10 मिनट और चाल इसका निकालना होगा, तो बस x मान लेते हैं चाल। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 का 2 बचा कितना 7, 18 सत्ती 26 से, और 126 और 7 कितना हो जाएगा 133 बराबर 10x। तो x का मान यहाँ से कितना निकल गया, 133.2। हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करना है, इसको हल करिए। तो इसको कैसे करेंगे, 70 लिख लेते हैं। अब देख रहे हैं कि 72 में 6 से भगा देंगे 12, और 29 प्लस में 30 माइनस में तुरंत ऐसे कर -1 हो जाएगा, 30 में से 29 घटेगा। तो अब 12 में से 1 घटेगा 11, जोड़ लेते हैं 70 में कितना हो जाएगा 81, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि समीकरण x² - 2x + 3 = 0 का विविक्तीकर कितना है और इसके कितने वास्तविक हल हैं।
तो ये विविक्तकर क्या होता है? विविक्तकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही इसी से पता चलता है कि मतलब ये वास्तविक हल होगा या नहीं होगा, वास्तविक ये बराबर होगा, क्या होगा, सब कुछ इसी से पता चलता है। तो हम ये होता क्या है, जैसे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो इसका क्या होगा मान? वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान, और असमान। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 के तो ये भी क्या होगा? वास्तविक होगा और समान होगा, दोनों मूल समान होगा। और समान मतलब एक मूल कुछ आएगा और दूसरा मूल कुछ आएगा। और इसमें क्या होगा कि वास्तविक और समान दोनों मूल समान आएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आ जाए तो वहाँ क्या होगा? मूल काल्पनिक हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे बी ए सी ये है क्या? तो ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं है, यानी एक है। और बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है? -2 है। और सी हमारा अचर पद। तो हम सॉल्व करते हैं तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर -4 गुना ए के जगह पे कितना हो जाएगा? 1। और सी के जगह पे कितना है? 13 है, तो 13 लिख लेते हैं। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? -4 और 13 चौका 52। 52 में से 4 घटा तो कितना आया? -48। ये जो -48 है क्या 0 से बड़ा है? नहीं है, 0 से छोटा है। तो हमारा इसमें चेक करेंगे क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा? काल्पनिक। तो हम कह सकते हैं कि -48 हम आ रहा है विविक्तिकर और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि जो टेढ़ा पावर दिख रहा है, जैसे कि हमको 9m+7 दिख रहा है, इसमें इस फॉर्म में तोड़ लो सभी को। अब जैसे m का मान निकालना है ना, तो अब जैसे 29/4 दिया हुआ है और यहाँ भी 29/4 है और 4/29 है। तो सबसे पहले 29/4 29/4 के पावर को जोड़ लो, क्योंकि अगर बेस समान है गुना में तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो फिर 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। तो 29/4 का पावर 14 लिख लिए और फिर गुना यहाँ पे रखे हुए कितना? 4/29 का पावर 2 इक्वल में है कितना? 4/29 का पावर 9m+7। हमको चाहिए 4/29 के फॉर्म में। तो यहाँ तो 4/29 है लेकिन इस ये वाला नहीं है। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये पावर को सिर्फ उल्टा माइनस कर देना है। तो और इसको हम उल्टा कर देंगे। जैसे 4/29 जैसे ही हम 4/29 किए तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता है। अब हम कह सकते हैं कि 4/29 का पावर -14 है और गुना 4/29 का पावर 2 है बराबर 4/29 का पावर कितना हो जाएगा? 9m+7। अब देख रहे हैं बेस समान है गुना में, तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। तो -14 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -12। तो 4/29 का पावर कितना हो जाएगा? -12 बराबर 4/29 का पावर 9m+7। अब देख रहे हैं बेस समान है, तो फिर अगर बराबर में जो है बेस समान है दिया हुआ है तो फिर पावर भी क्या हो जाएगा? समान। तो दोनों पावर को समान करेंगे तो कितना होगा? -12 बराबर 9m+7। तो 7 इधर चला आएगा तो -19 हो जाएगा बराबर 9m। तो m का मान कितना निकला? -19/9। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ये सब सारा स्टेप हम स्किप कर देंगे। सिर्फ क्या देखेंगे? 29/4 है, 3 और 11 14 कर दिए। अब देख रहे हैं 4/29 में लाना है, उल्टा करके -14 लिख दिए, -14 और 2 -12 -12 बराबर डायरेक्ट, मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट ये लिख लेंगे और जैसे ये लिखे तो तुरंत आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन कर रहा है कि x अनुपात y दिया हुआ है कितना 2:5 और y अनुपात z दिया हुआ है 4:7 और यदि 15,120 को x y z में बांटा जाए तो उन्हें प्राप्त राशियां कितनी होंगी, क्रमशः कितनी मिलेगी। तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले x y z का अनुपात निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, x और y कितना दिया हुआ है 2:5 और y और z कितना दिया हुआ है 4:7। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, यहाँ पे y 5 है, यहाँ 4 है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम गुना क्या कर देते हैं 4 से और इसमें गुना कर देते हैं 5 से। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20 और फिर 7 पचे 35। अब तो देख रहे हैं कि y दोनों में सेम हो गया। अब हमारा अनुपात कितना निकला, x 8 और y 20 और z कितना निकला 35। बस अनुपात को ही देखना है, जरूरी नहीं कि हम इसको सॉल्व करें, इक्वल करके डिवाइड करें, कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ देखना है कि 8 जो है किसको काट रहा है, 700 को काटेगा नहीं काटेगा, 920 को काटेगा, देख लेते हैं। एक बार में 8, फिर एक उतरेगा 12, एक बार में 8 4 0 8 5 40, ये कट गया, रखते हैं अभी। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, 8 से 5 तो कटेगा नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, पाइप ए और पाइप बी एक 3700 लीटर टंकी को क्रमशः 9 और 6 घंटे में भर सकता है। अगर टंकी ए है और टंकी बी है, ये 9 घंटा में भर सकता है और ये बी जो है 6 घंटा में भर सकता है। यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो सबसे पहले ये दोनों का एक साथ काम निकाल लेते हैं। सबसे पहले काम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 18। तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और फिर 2 तिया 6 तिया 18, 2:3। ये हमारा क्षमता निकल गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम को करवा लेते हैं। मान लेते हैं कि 3700 लीटर टंकी है, काम नीचे रखते हैं, जैसे M1 D1 H1 बटा कितना होता है W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। तो काम को हमेशा नीचे रखते हैं। पैसा कितना में बढ़ता है उसको भी हमेशा नीचे में रखते हैं। तो काम को नीचे कर लिए 3700। अब किसी एक से, या तो ए से या तो बी से, तो ए का क्षमता कितना है 2 के क्षमता से कर रहा है, कितने देर में कर रहा है 9 घंटा में कर रहा है। अब ये हमारा टोटल काम हो गया। अब इतना बराबर काम कितना करना है 6400 लीटर। अब जो है क्या कर रहा है, दोनों मिल करके करेगा, तो दोनों का क्षमता कितना है 5। कितने दिन में करेगा नहीं मालूम, एक्स लिख लेते हैं। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। अब गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 64 गुना 9 दूनी 18 बट्टा कितना हो जाएगा 37। तो आंसर कितना होगा x बराबर 18 चौक 72। जैसे देखो पूरा गुना करने का कभी कोशिश मत करो। 18 चौक 72, 2 आया लास्ट में, किस में दिख रहा है 2, ऑप्शन नंबर ए में, कहीं और दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि अंतिम में तो बटा में तो सबका 185 ही है। जैसे 5 से गुना करेंगे 7 पचे 35 का 5 बचा कितना 3 पचते 15 3 18, ये 185 तो आएगा ही। लेकिन बस ऊपर सिर्फ थोड़ा सा देख लिए 18 चौक 72 2, अगर नहीं मिलता तो फिर गुना करते, उसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इतना को सरल करना है। इसमें तो 2-3 क्वेश्चन मिल गया इस टाइप का। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 5 और 1 6, 6 में से 6 घटा 0, 0 जैसे ही मिला गुना होगा, इसको क्या कर देगा 0 0 में हम किसी भी संख्या से भागा देंगे तो 0, यानी सारा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या 194, ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले एक आयत बना लिए, आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, कर लिए। यदि आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई,
50 सेंटीमीटर है, तो हम कर सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होगा 25, 2 से भागा दे दिए। और लंबाई प्लस चौड़ाई जो निकलता है पहले निकाल लो, उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है क्या नहीं दे रहा है पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x और x 2x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो 2x बराबर कितना होगा 20, 25 में से 5 घटा, और x का मान कितना निकल गया 10। तो हम देख क्या रहे हैं कि 10 हमारा चौड़ाई निकल गया और 15 हमारा लंबाई निकल गया। बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, निकल गया 150। ऑप्शन नंबर ए।